शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पीआईबी के साथ में पहली न्यूज़ देखने वाले हैं। इंडिया मॉरिशस रिलेशन को ये बताती है। इंडिया मॉरिशस हाई पावर्ड जॉइंट ट्रेड कमेटी एक समिति है जिसके पहले सेशन का आयोजन किया गया है अंडर द इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन CECPA के अंतर्गत में। इसके साथ साथ में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, इसका सक्सेसफुली आयोजन किया गया है, ऐसा इस न्यूज़ में बताया जा रहा है। अब यहाँ जो डायलॉग किया गया था, MRA MOU जो साइन किया गया है, इसमें इंक्लूड है रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन इन प्रोफेशनल सर्विसेज बिटवीन द रिलेवेंट बॉडीज़। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोफेशनल सर्विस होती है, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है इसको रिकॉग्नाइज़ करना है, मान्यता देना है अलग अलग इसके लिए, चाहे कोई भी बॉडी हो। इसके अंतर्गत जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है उसको रिकॉग्नाइज़ करना है। इसी के साथ साथ में जो कस्टम म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एग्रीमेंट है, इसको भी रिकॉग्नाइज़ करने का काम यहाँ पर किया गया है। साथ ही में यहाँ पर एडिशनल मार्केट एक्सेस का डिस्कशन किया गया था। इसमें जो भी इश्यू आ रहे हैं मार्केट में आयात निर्यात से संबंधित इंडिया और मॉरिशस के बीच में, उसका भी यहाँ पर डिस्कशन किया गया। इंडिया और मॉरिशस दोनों ने आयोजित किया था पहला सेशन इंडिया मॉरिशस हाई पावर्ड जॉइंट ट्रेड कमेटी 1 से लेकर के 3 अगस्त 2022 के बीच में नई दिल्ली में। इस मीटिंग को को चेयर्ड किया था डॉक्टर सीकर के रेड्डी ने, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो हाई पावर्ड जॉइंट कमेटी है, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूट करे थे एज पर द इंडियन मॉरिशस कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA के हिसाब से ही हमने इस कमेटी का गठन किया था, ताकि ये समिति रिव्यू कर सके जनरल फंक्शनिंग, इसके साथ साथ में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CECPA को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसको रिव्यू ये कमेटी करने का काम करेगी। ये काम में आ गया था कब से? 1 अप्रैल 2021 से। अब CACPA क्या है? ये पहला ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको इंडिया ने साइन किया है विथ ए कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका में किसी देश के साथ में इस प्रकार का एग्रीमेंट भारत ने पहली बार किया है। दोनों ही तरफ से एक बात को नोट डाउन किया गया है कि हम जो है ट्रेडिशनली क्लोज हों, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक हमारे बीच में संबंध होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और ये एक न्यू लेवल पर, हाई लेवल पर पहुंचना चाहिए CECPA। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ हो रही है बायलैटरल मर्चेंडाइज की, है ना, इसकी हम कदर करते हैं। दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड हो रहा है इंडिया एंड मॉरिशस के लिए, जो कि बढ़कर के $786 मिलियन हो गया है 2021-22 में। पहले था $690 मिलियन 2019-20 में। दोनों ही तरफ से एग्रीमेंट हुआ है, एग्री हो गए हैं कि हम इन्हेंस करेंगे बायलैटरल कोलैबोरेशन, ताकि हम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकें बायलैटरल ट्रेड को। और रियलाइज़ किया था ट्रू पोटेंशियल ऑफ द बायलैटरल रिलेशनशिप स्पेशली अंडर द CECPA के अंतर्गत एक पोटेंशियल है कि हमारी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। दोनों ही तरफ से एग्री किया गया है कि हम इंक्लूड करेंगे जनरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन चैप्टर को। इसके साथ साथ में ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म, 2 चीज़ का यहाँ उल्लेख किया गया है, GEC और ATSM का CECP के अंतर्गत में। GEC का मतलब है कि इसके माध्यम से हम इन्हेंसमेंट करने वाले हैं एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिवनेस वाला होना चाहिए, प्रतियोगितात्मक होना चाहिए। साथ साथ में इनलार्ज करेंगे एग्जिस्टिंग स्कोप और कोलैबोरेशन इंटर आलिया इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामले में कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल सर्विस, टेक्सटाइल, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, हैंडीक्राफ्ट, जेम एंड ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों का हम शामिल कर रहे हैं। फिल्म प्रोडक्शन, स्पेस टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये प्रमुख क्षेत्र बताए गए हैं। एक्सटेंसिव इंटरेक्शन, एक्सटेंसिव मतलब होता है व्यापक,
इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत करना है। एक्सटेंसिव इंटरेक्शन, व्यापक बातचीत का आयोजन किया गया था दोनों साइड से सर्विस सेक्टर को लेकर के। ठीक है, किस रिगार्डिंग में, किस संबंध में, ताकि इस्टेब्लिश कर सकें इक्विलांस इन सर्टिफिकेशन। हमारे यहाँ जो सर्टिफिकेशन का सिस्टम चल रहा है, इक्विलांस मतलब समान, सर्टिफिकेशन, स्किल्स, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज़, इसके साथ साथ में एक्सप्लोरिंग कोलैबोरेशन या फिर कोऑपरेशन अरेंजमेंट बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स काउंटर पार्ट इन मॉरिशस इन डेवलपिंग स्किल सेट्स। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। मॉरिशस की साइड से अभी आप बात करोगे, वाइल कन्वेइंग द शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल, यदि प्रोफेशनल की शॉर्टेज है मॉरिशस में इन वेरियस सेक्टर, जैसे कि आईसीटी, फाइनेंशियल सर्विस, फिल्म प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, हेल्थ, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ओशियन इकोनॉमी, तो इसको कैसे करके पूरा किया जाएगा? भारत अपने यहाँ से आदमी भेज सकता है या फिर वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो ये वेलकम मूव रहा है हाई स्किल्ड प्रोफेशनल फ्रॉम इंडिया टू मॉरिशस का। दोनों ही तरफ से एक्सप्रेस किया गया है विलिंगनेस को, ठीक है, अपनी इच्छा जताई है दोनों ने कि इंटर करेंगे कस्टम म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस एग्रीमेंट में, CMMA में के लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं और ही तैयार हुए हैं टू इनिशिएट डिस्कशन ऑन एग्रीमेंट सून, और इस एग्रीमेंट में जल्दी ही डिस्कशन हो सकता है। अब दोनों के देश के बीच में जो म्यूचुअल कीनेस है, इस बात की पुष्टि कैसे हो सकती है? डाइवर्सिफाइंग एंड एक्सपांडिंग ट्रेड बास्केट, हमारा जो ट्रेड का बास्केट है, जितना एरिया, जितना सब्जेक्ट का हम ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, उसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे। यदि हम केवल चावल अकेला भेज रहे थे तो अब हम आटा भी भेजेंगे। द टू साइड डिस्कस एडिशनल मार्केट एक्सेस, कुल मिलाकर के हमें मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँच बढ़ानी है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर के है। डीम्ड जिसको हम मानद विश्वविद्यालय भी कहते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का जो ग्रांट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता पर भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार की मान्यता दी जाती है। यहाँ से भी चीज़ क्लियर नहीं हुई है, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी आखिर क्या है। ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी नहीं है, तो क्या होगा? अक्सर शिक्षा की उन उच्च क्षमता को मान्यता देते हैं जिन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ऐसे संस्थानों को विश्वविद्यालय या फिर डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा यूजीसी द्वारा दिया जाता है। यूजीसी अधिनियम की धारा 3 में भारत के कई सारे यूनिवर्सिटी के उच्च प्रदर्शन करने वाले संस्थानों और विभागों को दी गई स्वायत्तता के इस दर्जे को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा उन संस्थान, इंस्टीट्यूट और अनुसंधान केंद्रों के पाठ्यक्रम की स्थापना में न सिर्फ पूर्ण स्वायत्तता सक्षम बनाता है, मतलब इनको पूरी तरह आज़ादी रहती, बल्कि ये स्टूडेंट के एडमिशन, उनकी कितनी फीस आप लोगे, अनुदेश के लिए खुद ये अपने दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। अन्य यूनिवर्सिटी की तरह छात्रों को उनके कार्यक्रम के पूरा होने पर डिग्री ये लोग देते हैं। देश में लगभग 100 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको पहले क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में जाना था, मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, सिम्बियोसिस इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर, इसलिए पुणे जिसमें सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च है, नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर डीम्ड, ये सब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं हमारे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम डीआरडीओ बोलते हैं, इसके साथ में भारतीय सेना ने मिलकर के अपने देश में ही विकसित की गई लेजर गाइडेड टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, इसका नाम रखा गया है ATGM। 4 अगस्त 2022 को इसका परीक्षण किया गया है महाराष्ट्र में अहमदनगर। यहाँ पर है आर्म कोर सेंटर एवं स्कूल। इसके सहयोग से KK रेंज में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन की सहायता से ये परीक्षण किया गया है। इस दौरान मिसाइलों ने पूरी सटीकता के साथ में प्रहार किया था और 2 अलग अलग रेंज में स्थित टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इसके बाद इसका रिकॉर्ड भी किया गया था टेलीमेट्री प्रणाली के द्वारा।
विस्फोटक से बचने में सक्षम ERA सुरक्षित बख्तरबंद वाहनों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से स्वदेश में बनी लेजर गाइडेड ATGM मिसाइल काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। लक्ष्य को भेदने के लिए इसे उच्च विस्फोटक क्षमता वाले टैंक रोधी से हम यूज़ करते हैं, मुखास्त्र से यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम कई सारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। और आज के टाइम में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन की 120 mm राइफल्ड गन से इसकी तकनीकी मूल्यांकन का परीक्षण किया जा रहा है। इसका वीडियो भी है, इसको हम देख सकते हैं ताकि हमारी मेमोरी में ये जो न्यूज़ है लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, ATGM का किस प्रकार से टेस्टिंग किया गया है इसको आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। द हिंदू की पहली खबर हम देखेंगे चाइना ताइवान के रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर मैप में आप देख लीजिए, ये पूरा हिस्सा पीले कलर से चाइना को दिखाता है और ये छोटा सा द्वीप देख रहे हैं आप ताइवान, जिसकी कैपिटल है ताइपेई, और ये रहा आपका चाइना। और पूरा जो इतना एरिया है ये आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी है, दक्षिण चीन सागर जिसको कहा जाता है। तो चीन और ताइवान के संबंध बरसों से तनावपूर्ण रहे हैं, उनके बीच संघर्ष चलते ही जा रहा है। और हाल ही में हमने ये घटना देखे हैं कि अमेरिका की जो लोकसभा की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो आई ताइवान यहाँ आती हैं। तो इसके विरोध में चाइना क्या काम करता है, अपनी मिलिट्री की एक्सरसाइज ताइवान के चारों तरफ चालू कर देता है। उसका कहना ये है कि ताइवान किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ में अपने संबंध ना बनाए। चाइना हमेशा से ही उसको अपना एक हिस्सा समझता है, इसी के चक्कर में ये सब कदम चाइना उठा रहा है। चीन और ताइवान के बीच जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 1949 में गृह युद्ध चल रहा था चाइना में, इसी के दौरान चीन और ताइवान अलग हो गए। इसके बाद भी चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी तरह से उस पर कंट्रोल प्राप्त करना चाहता है। वहीं ताइवान के नेता कहते हैं कि ताइवान एक संप्रभु राज्य है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो स्वतंत्र एक डेमोक्रेटिक राज्य है। दशकों की स्थिति तनावपूर्ण रही। इसके बाद 1980 के दशक में चीन और ताइवान के बीच संबंधों में सुधार हुआ। चीन ने एक देश दो प्रणाली के रूप में एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत ताइवान यदि चीन के साथ पुनः एकीकरण स्वीकार कर लेता है तो उसे स्वायत्तता दी जाएगी। उसने क्या कहा कि आप चीन के साथ में मिल जाओ, चीन के आप एक पार्ट हो जाओ, ऐसा यदि आप करोगे तो आपको हम स्वायत्तता दे देंगे। ताइवान ने इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया था। हालांकि ताइवान सरकार ने चीन की यात्रा करने और वहां निवेश संबंधी नियमों में ढील भी दे दी है। इसी दौरान अनौपचारिक रूप से बातचीत भी हुई। हालांकि चीन कहता है कि ताइवान की रिपब्लिक ऑफ चाइना ROC गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वार्ता को अवैध रूप से रोक रही है। इस प्रकार से ये हमने इसकी हिस्ट्री देखे थे। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बताया गया है। न्यूज़ में बताया गया है कि चाइना खुश नहीं है अमेरिका यदि ताइवान का सपोर्ट करता है। अमेरिका इस रूप में सपोर्ट करता है कि उसका कहना है ताइवान एक अलग देश है, ठीक है, वो एक अलग कंट्री है, ठीक है, उसको वो अलग डेमोक्रेसी मानता है। उसको यदि टाइम पड़ा तो उसको युद्ध वगैरह वो प्रोवाइड करेगा। कुल मिलाकर के चाइना के काउंटर के रूप में ताइवान का सपोर्ट किया जाता है अमेरिका के द्वारा, लेकिन चाइना इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। पूरे विश्व को वो ये संदेश देना चाहता है यदि आप ताइवान का सपोर्ट करोगे तो क्या हाल होने वाला है, ठीक है। उसने चारों तरफ से अपनी मिलिट्री की एक्सरसाइज ताइवान के चारों तरफ में चालू कर दिया है, चाहे वो टैंक हो चाहे वो मिसाइल हो, सभी की टेस्टिंग चाइना चालू कर दिया है, ठीक है। मिलिट्री ड्रिल्स चालू कर दिया है। इसके अलावा फायर्स मिसाइल्स नियर ताइवान के नियर में उसने मिसाइल की फायरिंग भी चालू कर दी है एज ए काउंटर के रूप में। चाइना की मिलिट्री ने थर्सडे के दिन चालू कर दिया है अनप्रेसिडेंट लाइव फायरिंग ड्रिल्स को। अनप्रेसिडेंट मतलब अभूतपूर्व।
6 रीजन में ये काम उसने किया है जो कि सराउंड करते हैं ताइवान को। इसमें शामिल है फायरिंग मिसाइल्स। कहाँ से? इसका जो ईस्ट वाला कोस्ट है, तट है, वहाँ से इनटू वाटर्स ईस्ट ऑफ द आइलैंड। ठीक है, ईस्ट की तरफ से किया तो आइलैंड का जो ईस्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर इसने ड्रिलिंग अभ्यास चालू कर दिया। इसके चलते चलते यहाँ की जो फ्लाइट्स हैं, इसके अलावा जो शिप हैं, उनका आवाजाही प्रभावित हुई है, उसमें ब्लॉकेज लग गया है। चाइना की तरफ से कहा जा रहा है ये जो अभ्यास है वो कंटिन्यू रहेगा संडे तक। ये एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है बीजिंग के रिस्पॉन्स का। वेडनेसडे के दिन विजिट किया गया था यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का, ताइवान का दौरा किया गया था, उसी का ये रिजल्ट सामने आया है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं यंग इंडियन से रिलेटेड। ठीक है, यंग इंडियन कंपनी क्या है और क्यों ये न्यूज़ में रही है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यंग इंडियन लिमिटेड की स्थापना 23 नवंबर 2010 को हुई थी। इसे गैर सरकारी कंपनी के रूप में जाना जाता है और ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली में रजिस्टर्ड है। 5 लाख रुपए से कंपनी की शुरुआत हुई थी। पत्रकार सुमन दुबे कंपनी की पहले डायरेक्टर बनी थी। इसके बाद 13 दिसंबर 2010 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी कंपनी के डायरेक्टर बन गए थे। उस वक्त राहुल कांग्रेस के महासचिव भी रहे थे। यंग इंडियन की 76% हिस्सेदारी गांधी परिवार के पास है। राहुल गांधी के नाम पर 38% शेयर हैं, जबकि 38% शेयर उनकी मां सोनिया गांधी के नाम है। बाकी के 24% शेयर कांग्रेस के नेता मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, पत्रकार सुमन दुबे और कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को दिए गए थे। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज का निधन हो चुका है। वर्तमान में कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे यंग इंडियन के एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं। वहीं उनसे पहले पवन कुमार बंसल, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा भी इसके डायरेक्टर रह चुके हैं। तो यंग इंडियन ने एजीएल का अधिग्रहण किया था क्या? कैसे करके नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडियन की एंट्री हुई और कैसे यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया, यहीं से विवाद फिर उत्पन्न हो जाता। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार चालू किया था। इस न्यूज़पेपर को चलाने का जिम्मा एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजीएल कंपनी के पास था। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने एजीएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज 90 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। इसके बाद यंग इंडियन नाम से नई कंपनी बनाई। यंग इंडियन को एसोसिएटेड जनरल को दिए गए लोन के बदले में 99% की हिस्सेदारी मिल गई थी। अब हाल ही में नेशनल हेराल्ड वाला मामला चल रहा है। राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, दोनों ही नेताओं से पूछताछ चल रही है। इसी के चलते चलते जो यंग इंडियन है, यहाँ पर भी छापेमारी की गई है। ईडी ने थर्सडे के दिन सर्च मारा है, परेड मारा है, रेड मारा है प्रीमाइसिस ऑफ यंग इंडियन का। ठीक है, यंग इंडियन का जो परिसर है, दफ्तर है, यहाँ पर भी छापेमारी करी है। इसमें प्रेजेंस रही थी इसके जो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, इसके साथ साथ में सीनियर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे थे इन कनेक्शन विद द नेशनल हेराल्ड केस। ठीक है, इसको जोड़ के देखा जा रहा है हेराल्ड केस मामले से। एजेंसी ने सील कर दिया है ऑफिस को अभी टेम्परली, एज द सर्च कुड नॉट बी कैरी आउट, क्योंकि सर्च का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। इन द अब्सेंस ऑफ एनी कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ऑन वेडनेसडे के दिन इसको कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आदमी मिला ही नहीं। इसके चलते चलते उसको हाल ही में बंद करना गया था। इसके बाद ईडी ने इशू किया था समन, किसको? प्रिंसिपल ऑफिसर को, जिसमें कहा गया था कि आप अपनी जो है प्रेजेंस दीजिए। इसके बाद न्यूज़ हम देखने वाले हैं सीजीआई से रिलेटेड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई की तरफ से प्रपोजल दिया गया है यूयू ललित को अपने उत्तराधिकारी के रूप में। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना रिटायर होने वाले हैं 26 अगस्त को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने थर्सडे के दिन रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को, नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित। ये इनके उत्तराधिकारी बनेंगे, मतलब कि सक्सेसर बनेंगे, सीजीआई बनेंगे, एंड द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजीआई रमन्ना पर्सनली इन्होंने हैंड ओवर किया था एक कॉपी ऑफ लेटर अपने रिकमेंडेशन की, जिसकी डेट है 3 अगस्त की। किसको? जस्टिस ललित को। व्हेन दे मेट फॉर टी इन सुप्रीम कोर्ट इन द मॉर्निंग बिफोर द कोर्ट। सोर्स से ये भी पता चला है कि सीजीआई रमन्ना ने रिकमेंड किया है जस्टिस ललित के नेम को इन ए मैटर ऑफ मिनट्स आफ्टर रिसीविंग मिस्टर रिजिजूस लेटर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि जो रिजिजू है उसके लेटर के हिसाब से हो सकता है ये नाम रिकमेंड किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने वाले 26 अगस्त 2022 को। जस्टिस ललित इज़ द सीनियर मोस्ट जज इन द सुप्रीम कोर्ट नाउ। और ज़्यादातर यही होता है कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होगा
वो ऐसे व्यक्ति को रिकमेंड करेगा जो सबसे ज़्यादा सीनियर हो, जिसको सबसे ज़्यादा तजुर्बा है अपनी वकालत का। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं हेड न्यूज़ से संबंधित। लोकसभा की पोलिंग हुई है, जब से लेकर के आज तक आप देखोगे तो 130 हेड न्यूज़ के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। टोटल 130 केसेस ऑफ हेड न्यूज़ को रिपोर्ट किया गया है। कहाँ पर? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। 2019 से लेकर के आज तक आप यदि देखोगे 2019 लोकसभा इलेक्शन एंड द लेटेस्ट राउंड ऑफ द असेंबली पोल्स इन 5 स्टेट हेल्ड अर्लियर दिस ईयर। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 5 राज्यों के और चुनाव हुए। तब से लेकर के आज तक के जो टाइम पीरियड में लगभग 130 केस दर्ज किए गए हैं हेट स्पीच को लेकर के। ऐसा कहना लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू का, इन्होंने इन्फॉर्म किया था राज्यसभा को। मिस्टर रिजिजू ने इस प्रकार के रिमार्क्स दिए थे जब वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे बीजेपी की किरोड़ी लाल मीना को। टोटल नंबर ऑफ हेट न्यूज़ केसेस रिपोर्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस 130। 2019 लोकसभा इलेक्शन 58 इस प्रकार के केस रिपोर्ट किए गए थे, जबकि महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2019 में केवल 1 केस रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, इन 2020 दिल्ली असेंबली पोल्स 34 केसेस वर रिपोर्टेड। 2020 में असेंबली पोल्स के दौरान 34 हेट न्यूज़ को रिपोर्ट किया गया है। असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी असेंबली पोल्स में 29 केस ऑफ हेट न्यूज़ वाज रिपोर्टेड, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। उस टाइम में आंसर दिया जा रहा था एक क्वेश्चन का फ्रॉम कांग्रेस मेंबर दीपेंद्र हुड्डा ऑन द मेंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन द कंट्रीज टॉप कोर्ट। कंट्री की टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं? तो मिनिस्टर ने कहा था 10,000 केसेस पेंडिंग हैं ओवर ए डिकेड, पिछले 10 सालों से। टोटल बैकलॉग हो गए हैं 71,000 केसेस। इन रिटर्न रिस्पॉन्स उनका कहना है 71,411 केस थे 2 अगस्त तक। ठीक है, इतने केस पेंडिंग थे तो सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इंक्लूड है 56,000 सिविल मैटर्स के संबंधित केसेस हैं और 15,000 से भी ज़्यादा क्रिमिनल मैटर वाले इसमें केस शामिल हैं। टोटल देखा जाए 71,411 पेंडिंग केस हैं सुप्रीम कोर्ट में, 10,491 पेंडिंग हैं। लगभग 10 साल हो चुका है, अभी तक इनका सॉल्यूशन नहीं निकला है। लगभग 42,000 केस ऐसे हैं जो कि पेंडिंग हैं, 5 साल से कम हो गया है इनको चलते, और 18,134 केस ऐसे हैं जो कि 5 से लेकर के 10 साल तक पेंडिंग चल रहे हैं। लॉ मिनिस्टर का कहना है कि 40,28,591 केस पेंडिंग हैं अलग अलग हाई कोर्ट में 2016 में। इनका जो नंबर है वो अप हो गया है 59,55,907 29 जुलाई इस साल से। यदि आप दोनों को कंपेयर करोगे तो कितना परसेंट की वृद्धि हो गई? 50% का राइज हमको देखने को मिला है। आईएएस की वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर कुछ डाटा प्रस्तुत किया गया है, इसको हम देख लेते हैं। 1472 वैकेंसी आईएएस अलग अलग स्टेट में 1 जनवरी 2022 तक पेंडिंग है, जबकि 864 वैकेंसी आईपीएस में खाली हैं, ऐसा कहना है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह का। आगे उन्होंने ये भी कहा कि एक ऑर्डर में जिसमें इंश्योर किया जा सके ऑप्टिमल इनटेक ऑफ डायरेक्टली रिक्रूटेड आईएएस ऑफिसर। गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया है अपने एनुअल जो इनटेक है ना, कितने हम भर्ती लेंगे 180, किसके माध्यम से? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2012 से ही आप देखोगे तो कि सालाना हम इतनी भर्ती निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ बासवान कमेटी। बासवान कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि हर साल आप जो भर्ती ले रहे हैं उसकी संख्या को आप बढ़ाइए। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं महत्वपूर्ण एडिटोरियल को। एडिटोरियल बताया गया है जम्मू और कश्मीर की कंडीशन को बताता है। भारत सरकार ने जो धारा 370 थी उसको हटा दिया है, जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया है। ठीक है, इसको यूनियन टेरिटरी बदल तो दिया गया है, लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ पर जो हत्याएं हो रही हैं आतंकवादियों के द्वारा, वो अभी कम नहीं हुई। सेकंड नंबर की बात यह है, इसको सॉल्व हम इसलिए किए थे ताकि यहाँ पर जो कश्मीरी पंडित की प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये भी अच्छे से नहीं हो पा रहे। कंटिन्यू सिविलियंस की डेथ हो रही है, मिलिट्री वाले लोगों की डेथ हो रही है, ये रिजल्ट हमको देखने को मिला है। इसके साथ साथ में यहाँ पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते थे। ठीक है, भारत में की जो प्रगति जिस हिसाब से हो रही है उसी प्रकार से हम जम्मू कश्मीर को भी स्पीड देना चाहते थे कि वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधर सके, लेकिन कोई ख़ास रिजल्ट यहाँ पर निकल के सामने नहीं आया, ऐसा आर्टिकल में बताया जाता है।
लगभग 3 ईयर हो चुके हैं जबकि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इशू किया था एक फेटफुल ऑर्डर को, ठीक है, फेटफुल ऑर्डर को इन्होंने पास किया था, इशू किया था ताकि वो रीड डाउन कर सकें किसको, आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अलाउ करता है नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन को, नरेंद्र मोदी की सरकार को कि जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर इसको डिवाइड करेगा, इसके अलावा डिमोट करेगा टू न्यू यूनिट टू यूनियन टेरिटरी, इसको बांट देगा वो 2 यूनियन टेरिटरी में। ये सारे जो मेजर आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना था, इससे हम एक्सटेंड कर रहे हैं राइट्स को, लोगों के जो अधिकार हैं उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा इंडियन डेमोक्रेसी का टू द पीपल ऑफ स्टेट, यहाँ के जो स्टेट के लोग हैं उन्हें इंडियन डेमोक्रेसी का फ़ायदा मिलने वाला है, ऐसा नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था। फैक्ट वाली बात यहाँ पर यह बताई जाती है कि नरेंद्र मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फेल्ड किया गया था कंपेल्ड टू सिमटेंसी अरेस्ट, मतलब कि यहाँ से मजबूर किया गया था और मजबूरी में उनको अरेस्ट करना पड़ा था। कितने लोगों की, लगभग 5000 पॉलिटिकल लीडर की गिरफ्तारियाँ हुई, इसमें एक्टिविस्ट शामिल थे, मीडिया पर्सन्स भी शामिल थे। इन ऑर्डर टू अचीव दिस लाउडेबल गोल्स अपीयर टू एस्केप हिम, ठीक है, इस लाउडेबल गोल को हासिल करने के लिए लगभग 5000 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। किस किस प्रकार के एक्शंस लिए गए हैं उनको आप देख लीजिए। ड्रैकोनियन एक्शंस, 3 साल हो चुके हैं उनके वादे को, लेकिन वो पूरा हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। कई सारे सैकड़ों लोग जिनको अरेस्ट किया गया था 2019 में, वो आज भी जेल में सड़ रहे हैं बिना किसी ट्रायल के। फ्रेश अरेस्ट ऑफ डिसेंडेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैव बिकम रूटीन। कुल मिलाकर के यही बात कही जाती है कि जो डिसेंडेंट होते हैं, फ्रेश अरेस्ट किया गया था जिनको, ठीक है, जो असंतुष्ट थे, ह्यूमन राइट डिफेंडर थे, इनको अरेस्ट करना एक फ्रेश रूटीन बन गया है। मीडिया कंटिन्यू है कि इसकी आवाज़ को आप कैसे करके दबाया जा सकते हो। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि ब्रेव हैं, सेंसरशिप के मामले में साइलेंट नहीं है, ये सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम विस्कोसियस सर्किल ऑफ द रिपीटेड अरेस्ट। एक से छूटोगे दूसरे में आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, जैसे कि केस यहाँ पर बताया जा रहा है मोहम्मद जुबैर का। एक ही काम के लिए अलग अलग किस्म के आपके ऊपर आरोप लगा दिए जाएंगे। ये एक व्यक्ति ऐसा कहेगा, दूसरा व्यक्ति ऐसा कहेगा, तीसरे व्यक्ति ऐसा कहेगा। एक से छूटोगे दूसरे में फंसोगे, दूसरे से छूटोगे तीसरे में फंस जाओगे, ऐसा कुछ रहता है। तो अब इसके बाद गवर्नमेंट ने वादा करी थी कि हम इसको राज्य सरकार का दर्जा दे देंगे। जब राज्य सरकार का इसको दर्जा मिल जाएगा तो फिर यहाँ की जो जनता है अपने हिसाब से यहाँ पर शासन चला पाएगी अपने चुने हुए मुख्यमंत्री के माध्यम से, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। – 2019 में गवर्नमेंट की तरफ से ये वादा किया गया था कि हम यहाँ पर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे, जो मिलिटेंसी है ना इसको हम इरेडिक्टेड कर देंगे। इरेडिक्टेड मतलब नाश कर देंगे। दैट द फॉर्मर स्टेट वुड इंटीग्रेट विद द इंडियन इकोनॉमी, हम जम्मू कश्मीर को भारत की इकोनॉमी के साथ में जोड़ेंगे, यहाँ के जो पीपल हैं वो प्रॉस्पर करेंगे। इसके अलावा जो कश्मीरी पंडित हैं जो कि कई साल से इंटरनल रिफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं, इनको हम रिटर्न करेंगे, वापस करेंगे उनको, उनकी ज़मीन उनके घर में हम रहने के लिए देंगे, ठीक है। इसके अलावा नॉन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स उभर कर सामने आएगी, मतलब कि वंशवाद। अभी हमारे पापा थे, अब इसके बाद उनके बच्चे भी राजनेता बन गए, एक प्रकार से बाप प्रधानमंत्री, उसके बाद बेटा प्रधानमंत्री, फिर उसका भी कोई बेटा हो गया तो वो भी प्रधानमंत्री। इस प्रकार से जो वंशवाद की परंपरा है ना, उसको कहा था कि गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी। लेकिन क्या गवर्नमेंट इसमें सक्सेस हो पाई है? तो जो आंसर है ना वो काफ़ी निराशाजनक है। सिक्योरिटी आज के टाइम में भी आप ये देखोगे ना तो क्लियरली इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई है। होम मिनिस्ट्री का फिगर देख लीजिए जिसमें बताया जा रहा है कि जो सिविलियंस की डेथ है, मर्डर है, 2019 और 2021 के बाद में काफ़ी ज़्यादा हायर रहा था। इन मिस्टर मोदीज़ फर्स्ट टर्म 2014-19 87 रहा, इन 2 ईयर्स 2 साल में इतना रहा, अगेंस्ट 177 इन 5 ईयर्स। और 5 साल का पूरा डेटा आप देख लोगे तो 177 लोगों की डेथ हुई थी। इस प्रकार से जो सिविलियन की मर्डर है, फैटलिटीज़ है, ये डिक्लाइन हुई थी बिटवीन 2021 एंड 22। ऐसा क्यों हुआ? एज डिड द नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड।
पार्टली बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री टू सीज फायर इन फरवरी 2021। ऐसा इसका एक रीज़न बताया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में से एक सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था। इसी के चलते चलते ये लोगों की डेथ कम से कम हुई थी। लेकिन फिर जो नंबर है फिर से राइज होना चालू हो गए एंड सजेस्ट ए वरिंग पैटर्न, और चिंताजनक पैटर्न दिखाता है जिसमें टारगेटिंग किया जा रहा है कश्मीरी पंडित को। इसके अलावा जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैं, पंच हैं, उनको, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस को भी टारगेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर एलिनेशन और इंसर्जेंसी का माहौल है, अलगाव की भावना है। कश्मीरी पंडित यहाँ कैसे रह रहे हैं, ये हमारा इलाका, हम यहाँ नहीं रहने देंगे इनको। और इसके साथ साथ में इंसर्जेंसी भी हमको देखने को मिल रही है। इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह। कुछ डेटा और भी है जो कि काफ़ी निराशाजनक लगता है, जैसे कि साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में आतंकवाद की एक वेबसाइट है, पोर्टल, जिसमें बताया जा रहा है कि 437 कश्मीरी युवा 2019 और 2021 के बीच में विद्रोही रैंक में शामिल हुए थे। जबकि आतंकवादी जो विरोधी अभियान है, इन्होंने आतंकवादी का जो लीडर था उसको समाप्त कर दिया है। मतलब 2016, जिन्हें 2016 तक पहचाना गया था, वे छोटे लोगों को रोकने में सक्षम नहीं थे। हथियार जो आज के टाइम में प्रचलन में है या फिर उनके कब्जे वाले की पहचान कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक किस प्रकार से भारत अच्छा कर पाया है जम्मू कश्मीर की। तो इकोनॉमिक भी यहाँ की डिक्लाइन देखने को मिली है हमको 2019 और 2021 के बीच में। फॉर्मर स्टेट्स इकोनॉमी टैंक्ड, ठीक है, उस स्टेट की इकोनॉमी की यहाँ रैंकिंग बता रही गई है फर्स्ट ड्यू टू ए सिक्योरिटी लॉकडाउन। सिक्योरिटी लॉकडाउन था, इसके चलते चलते इकोनॉमी प्रभावित होने वाली ही। एंड देन ए ईयर एंड ए हाफ ईयर ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। अब ये एक टॉप परफॉर्मिंग स्टेट था किसका, इंडियन यूनियन, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग। जम्मू एंड कश्मीर वाज रैंक्ड अमंग द बॉटम लास्ट ईयर। लेकिन लास्ट ईयर आप देखोगे तो एकदम सबसे निचले पायदान पर चला गया है इकोनॉमी के मामले में। अब रिकॉर्ड टूरिस्ट इनफ्लो भी हमें देखने को मिला इस साल में, ठीक है, हो सकता है कि इससे कुछ रिकवरी हो जाए, बट हैज़ टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉसेस इन द फ्रूट मैन्युफैक्चरिंग, कारपेट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। वहीं आप दूसरी तरफ ये देख रहे हो कि यहाँ हमें लॉसेस भी देखने को मिला है, फ्रूट मैन्युफैक्चरिंग, कारपेट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके अलावा लोकल सप्लायर कंप्लेंट करते हैं अबाउट दैट द गवर्नमेंट एजेंसीज कमीशन देम ऑन प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट एजेंसी कमीशन करती हैं उनको किसमें, प्रोजेक्ट को लेकर के, लेकिन डू नॉट पे द एग्रीड अमाउंट। लेकिन जो एग्री वाला अमाउंट है, एग्रीगेट वाला जो अमाउंट है वो ही नहीं पेड किया जा रहा। कश्मीरी पंडित है वंस अगेन बिकम टारगेट ऑफ मिलिटेंट अटैक। कश्मीरी पंडितों का फिर से टारगेट किलिंग किया जा रहा है एज दे वर ड्यूरिंग 1990s। 1990 के दशक के दौरान जो हुआ था वही आजकल देखने को मिला। 4 कश्मीरी पंडित को गोली मार दी गई थी 2021 में, एलोंग विथ 10 हिंदूज, इसमें 10 हिंदू शामिल थे, माइग्रेंट वर्कर भी हैं, एंड 1 दिस ईयर illegally in retaliation for the film कश्मीर फाइल्स पोर्ट्रेयल ऑफ द पंडित किलिंग्स। इसके अलावा कश्मीर पंडित के ऊपर जो फाइल बनी थी, फिल्म बनी थी, उसको लेकर के भी कुछ किलिंग हमको देखने को मिली हैं। यदि हम देखें कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के हिसाब से लगभग 100 पंडित टीचर जो कि रिटर्न हुए थे इस घाटी में, वैली में, 2008 का प्राइम मिनिस्टर्स रिकंस्ट्रक्शन प्लान था। अब वो यहाँ से भाग गए हैं। द रेस्ट डिमांडेड रीलोकेशन टू द सेफर एरिया, और बाकी जो बचे हुए हैं वो कह रहे हैं हमें सही सुरक्षित जगह में आप भेजिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी जो डिमांड है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया है। अब सून टू बी रिलीज्ड एक रिपोर्ट है किसकी, फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, IMA मेंबर। राइटर ऐसा कह रहे हैं कि दे नाउ लाइव इन सच टाइट सिक्योरिटी दैट दे कैन नॉट इवन गो आउट टू बाई ग्रोसरीज। इतनी टाइट सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है कि हम ग्रोसरी, राशन, किराना तक लेने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। अब पंचों का क्या हाल है, पंच भी सेम टू सेम फीलिंग को फेस कर रहे हैं।